नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हूं आपके साथ। खबरों की खबर दीपशिखा और खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। रामविलास पासवान के गुजरने के बाद अब एलजेपी में भी बगावत के सुर उठने लगे हैं। पार्टी के 5 सांसदों ने ओम बिरला से मुलाकात की और अपनी चिट्ठी सौंपी। ओम बिरला ने सभी सांसदों की चिट्ठी को स्वीकार किया और निर्विरोध पशुपति पासवान को उनका नेता चुना गया। हालांकि अब रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान के पास कुछ खास शक्तियां बची नहीं है, लेकिन अब पार्टी का आगे का भविष्य क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो लोक जनशक्ति पार्टी से बगावत करने वाले चिराग पासवान के चाचा और सांसद पशुपति कुमार पारस को सर्वसम्मति से लोकसभा में पार्टी संसदीय दल का नेता चुना गया और इसका फैसला आज हुई मीटिंग में लिया गया है। ये आपको बता दें कि चिराग के चाचा पशुपति के साथ 5 सांसदों ने पार्टी से बगावत की है और यही नहीं बल्कि आज जो एलजेपी के बाकी 5 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मिले हैं। और इससे पहले पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि हमारी पार्टी में 6 सांसद हैं। 5 सांसदों की इच्छा थी कि पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को बचाया जाए। दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान आम आदमी पार्टी की नजर अब दूसरे राज्यों के किले पर है। दिल्ली से बाहर सियासी जमीन को बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद पहुंचे और वहां पर पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी सभी 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि 2022 में राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति का गवाह रहे गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री से मुकाबला कड़ा होना तय है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर जुबानी हमला भी बोला और कहा है कि आज गुजरात की जो हालत है ये बीजेपी कांग्रेस सरकार की कारस्तानी है। केजरीवाल ने कहा है कि आप गुजरात में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस के खिलाफ एक भरोसेमंद विकल्प है। गुजरात में जल्द ही बदलाव होगा। और दिल्ली के सीएम ने कहा है कि पिछले 1 साल में कोरोना काल के दौरान गुजरात को अनाथ छोड़ दिया गया। कोरोना के हालातों में गुजरात की सुध लेने वाला कोई नहीं था। आपको बताते चले कि गुजरात में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके लिए आम आदमी पार्टी लगातार मेहनत कर रही है। फरवरी के महीने में भी सीएम अरविंद केजरीवाल ने सूरत में रोड शो किया था। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और सूरत नगर निगम में विपक्षी दल की भूमिका तक पहुंच गई थी। राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी कलह खत्म होगी, इस सवाल ने हाई कमान की भी टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने के साथ ही जयपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में घमासान जारी है। सचिन पायलट दिल्ली में हैं और वो केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही अशोक गहलोत जयपुर में विधायकों को जुटाने में लगे हैं। इन सब के बीच पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया है। हालांकि कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सफाई दी है और साथ ही कहा है कि फोन टैप करवाना सरकार का काम नहीं है। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही राजस्थान कांग्रेस में घमासान जारी है। हालांकि सचिन पायलट ने बीजेपी में जाने की अटकलों को तो खारिज कर दिया है, लेकिन राजस्थान की सियासत में फोन टैपिंग का मामला एक बार फिर से जोरों पर आ गया है। पायलट समर्थक और चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने गहलोत सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए। हालांकि राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि फोन टैपिंग सरकार का काम नहीं है। दिल्ली में अनलॉक 3 की शुरुआत हो चुकी है और आज दिल्ली में तमाम मार्केट ओपन हो चुकी है। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में खड़े हुए हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से कनॉट प्लेस में सभी दुकानें जो है खुल चुकी हैं। फिलहाल जो ऑड इवन फॉर्मूला था वो पूरी तरीके से जो है हट चुका है। दिल्ली के तमाम मॉल, तमाम बाजारों में से और तमाम दुकानें जो है खुली हुई, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही है। इसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स भी जो है दिल्ली में खुल चुके हैं। 50% की कैपेसिटी के साथ जो रेस्टोरेंट है उसको खोलने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही है। दिल्ली मेट्रो भी 50% कैपेसिटी के साथ चल रही है और आपको तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली मेट्रो की फिलहाल किस तरीके से जो दिल्ली मेट्रो में जो समस्या सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो दिल्ली के ट्रैवल के लिए जान कही जाती है और लंबी लाइन जो है फिलहाल दिल्ली मेट्रो पर जो है लोगों की जो यात्री यात्रा करना चाहते हैं उनकी देखने को मिल रही है। ऐसे में
एक तरफ अनलॉक 3 जो है वो दिल्ली में शुरू हो चुका है और लोग अपने घरों से बाहर जो है निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली मेट्रो की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग दिल्ली मेट्रो के अंदर परिसर में जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन बाहर पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो है उड़ती हुई नजर आ रही है। लोग अभी भी दूसरी लहर से सबक लेते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। लोगों ने देखा दिल्ली में किस तरीके से दूसरी लहर थी वो काफी ज्यादा जो है खतरनाक रूप देखने को मिला था। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वेंटिलेटर बेड, आईसीयू बेड, ये तमाम चीजें जो है नहीं देखने को मिलती थी। और अब दिल्ली की अगर सड़कों का नजारा हम आपको दिखाना चाहें दिल्ली की, तो किस तरीके से जो ट्रैफिक है वो दिल्ली में जो है अब ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों से बाहर, अपने दफ्तरों से बाहर जो है निकले हैं आने जाने के लिए और लगातार ट्रैफिक भी जो है दिल्ली की सड़कों पर जो है ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे में लगातार दिल्ली अनलॉक जो है चरणबद्ध तरीके से होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों पर भी अब बड़ी जिम्मेदारी है कि लोग समझे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का पालन करें। बहरहाल दिल्ली में अनलॉक का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जा रहा है ताकि आर्थिक गतिविधियों को और ज्यादा जो है छूट मिले। और जो लोग पिछले दिनों आर्थिक गतिविधियों के कारण परेशान हो रहे थे, लोगों पर जो खाने को लोगों को नहीं मिल रहा था, उनको कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश जो है दिल्ली सरकार फिलहाल इस अनलॉक 3 के तहत करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। वायरस की दूसरी लहर लगातार कम होती जा रही है, जिसको देखते हुए सरकार ने कई राज्यों में ढील देना शुरू कर दी है। कई राज्यों में दुकानें, मॉल्स और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी गई है, तो वहीं अब केंद्र सरकार ने स्मारकों को खोलने का भी फैसला किया है। केंद्र सरकार ने 16 जून से स्मारकों को खोलने का फैसला किया है, यानी अब 16 जून से स्मारकों में पर्यटकों की एंट्री हो सकेगी। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना के चलते 15 अप्रैल से स्मारक बंद किए गए थे। तो देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और देश में दूसरी लहर थमती जा रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने अब कई राज्यों में लगी हुई पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी। उसके साथ केंद्र सरकार ने स्मारकों को खोलने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट करके कहा है कि सभी स्मारकों को 16 जून से खोला जाएगा। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार पर विपक्षी पार्टियां भी हमलावर हो रही हैं, साथ ही लोगों में भी हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में अब सरकार पर दबाव है कि पेट्रोल डीजलों की कीमतों पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि कई राज्यों में तो पेट्रोल डीजल के दाम 100 के भी पार हो चुके हैं, जबकि राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल डीजल के दाम 100 के करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे में सरकार पर दबाव है कि वो पेट्रोल डीजल के दाम पर जरूर लगाम लगाए। तो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। पेट्रोल और डीजल आज एक बार फिर से महंगे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 30 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली के अंदर पेट्रोल 96 रुपए 41 पैसे और डीजल 87 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2.5 महीने से बाजार बंद थे और पिछले कुछ हफ्ते से ओड इवन या लेफ्ट राइट फार्मूले के तहत दुकानें खोली जा रही थी और आज महम में दुकानें पूरी तरह से खुल गई हैं और सभी बाजार आज खुले हैं। और इसके लिए महम के दुकानदारों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है और कहा है कि अब उनकी दुकानों पर काम करने वाले कारीगरों की और कामगारों की रोजी रोटी अब ठीक से चल पाएगी। कोरोना के चलते जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसमें सरकार ने आज से कुछ बदलाव किए हैं। दुकानों का जो समय है सुबह 9 से लेकर के 8 बजे तक कर दिया गया है, तो वहीं ऑड इन वन जो था उसे भी समाप्त कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय को लेकर के जहां दुकानदार खुश हैं, तो वहीं आम लोगों में भी इसको लेकर खुशी देखी जा रही है। दुकानों का मानना है कि जब दुकानों का समय बढ़ेगा तो भीड़ भी कम होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस गाइडलाइन के चलते कोरोना के केस कितने और कम हो पाते हैं और सरकार की इन गाइडलाइनों पर कितना अमल हो पाता है। सरकार द्वारा अब एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि 21 जून तक बढ़ाई गई है, लेकिन इस बार लॉकडाउन में दुकानदारों को विशेष राहत प्रदान की गई है।
दुकानदार सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक अपनी दुकानें खोल सकते हैं, जबकि स्टेडियमों व जिमों को खोलने की भी इस बार अनुमति दी गई है, जिसमें खिलाड़ी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं शादी समारोह व अन्य समारोहों में भी अभी भी 21 व्यक्तियों के जाने की छूट प्रदान की गई है। जिस तरह से लगातार कोरोना की संख्या में कमी आई है, उससे लोगों ने राहत महसूस की है कि लगातार जिस तरह से महामारी के चलते कोरोना केसों की संख्या घट रही है, उससे आने वाले समय में पूरी तरह से लॉकडाउन समाप्त होगा और लोग फिर से पुराने उसी ढर्रे पर चल सकेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहा जाता है और यहाँ पर लगभग 10,000 से ज़्यादा उद्योग स्थापित हैं, जिसमें बड़े और छोटे और मंझले उद्योग शामिल हैं। आपको बता दें कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने उद्योग जगत की कमर तोड़ के रख दी है और ऐसे में अगर संभावित तीसरी लहर आती है तो कहीं ना कहीं उद्योग जगत का उबर पाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि गुरुग्राम की इन तमाम इंडस्ट्री में लगभग 40 से 50% ही कर्मचारी काम कर रहे हैं। ज़्यादातर कर्मचारी कोरोना के डर से या तो पलायन कर गए या गांव से वापस नहीं लौटे हैं। ऐसे में उद्योग जगत को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उद्योग जगत सरकार से गुहार लगा रहा है कि उनको सरकार आर्थिक मदद करे, जिससे कि छोटे और मंझले उद्योगों को उभारा जा सके। आपको बता दें कि छोटे उद्योग जो कि बैंकों से लोन लेके जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री स्थापित की है, उनको कहीं ना कहीं अब भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक कि छोटे और मंझले उद्योग अपनी किस्त तक नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर आई तो कहीं ना कहीं उद्योग जगत में ये छोटे और मंझले उद्योग डूब सकते हैं। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शहीदों के बलिदान और कुर्बानियों से हवा में लहराता है। बॉर्डर पर हमारे जवान इसके सम्मान में हमेशा से सतर्क रहते हैं, लेकिन बल्लभगढ़ में तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी स्थित अग्रसेन पार्क में फटा व गंदा तिरंगा लहरा रहा है। उसकी सुध लेने वाला ना तो वह सामाजिक संस्था है जिन्होंने एक अच्छी सोच के साथ इस तिरंगे झंडे को यहाँ लहराया था, और ना ही वह पार्षद जिन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए इस राष्ट्रीय ध्वज को 26 जनवरी पर फूल मालाएं पहनते हुए ढोल बाजों के साथ इस तिरंगे को फहराया था, और ना ही वह प्रशासन जिसने अभी तक फटे हुए हालात में लहराते हुए इस राष्ट्रीय ध्वज की कोई सुध ली है। बल्लभगढ़ के चावला कॉलोनी में अग्रसेन पार्क में लहराते हुए हमारे देश की शान हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपने को शायद यही कह रहा होगा कि ना अब नेताओं में, ना अधिकारियों में, ना यहाँ रोजाना घूमने आने वाले नागरिकों में वह देशभक्ति बची है जो उसकी व्यथा सुन सके, जिसके चलते फटी हुई वह गंदी हालत में वह यहाँ लहराने को मजबूर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लॉकडाउन के चलते लगभग 1.5 महीने से शहर के लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में बैठे सरकारी बाबू आम जनता के हर काम पर लॉकडाउन का बहाना बना टालमटोल करते नजर आ रहे हैं, तो वही अब इस लहराते फटे राष्ट्रीय ध्वज को बदलने की कार्रवाई कब तक अंजाम देते हैं, यह देखने वाली बात होगी। दिल्ली मुंबई शहरों की दूरी को कम करने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सौगात आगामी वर्ष 2022 के शुरुआत में मिलने जा रही है। मेवात जिले के 84 गांवों में से यह मार्ग गुजर रहा है। इस मार्ग पर तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जब ये मार्ग शुरू होगा तो मेवात का जो पिछड़ापन है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा। उपायुक्त शक्ति सिंह ने NHAI के अधिकारियों से बातचीत के बाद पत्रकारों को यह बयान दिया है। अनाज मंडी में गेहूं भीगने के बाद भी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने कोई सबक नहीं लिया। आज भी अनाज मंडी का लाखों क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। अगर बात करें सुविधाओं की तो यहाँ तिरपाल, रस्ते जैसी जो सुविधाएं हैं वो भी नहीं है। ऐसे में किसानों की जो खून पसीने से कमाई हुई जो सोना है वो खुले आसमान के नीचे बारिश में भीगने के लिए पड़ा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो अभी तक उनकी नींद नहीं टूटी है।
पिछले 4 दिन से पेयजल की किल्लत का सामना कर रहे रादौर के छोटा मास के वार्ड नंबर 2 के लोगों का आज गुस्सा फूट पड़ा और इन लोगों द्वारा जलापूर्ति विभाग के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप था कि जलापूर्ति विभाग को इस समस्या बारे पहले ही सूचित कर दिया गया था, लेकिन 4 दिन बन जाने के बाद भी इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि जो स्थानीय लोग थे उनके विरोध के बाद जलापूर्ति विभाग ने संज्ञान लिया और जो स्थानीय एसडीओ हैं उनके द्वारा जलापूर्ति विभाग के कर्मचारियों को इस ट्यूबवेल को दुरुस्त करने के लिए भेज दिया गया। हिमाचल प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही सड़कों पर भीड़भाड़ देखी जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का लोगों से आग्रह है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए भी अब RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना भी जरूरी नहीं होगा। ऐसे में आपको सिर्फ ई-पास ही बनवाना है। वहीं अनलॉक की प्रक्रिया के बाद अब टूरिस्ट की आमद भी बढ़ गई है। पर्यटकों के हिमाचल आने के बाद अब होटलियर्स ने राहत की सांस ली है। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि अब उनको SOPs का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाना अभी भी जरूरी होगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। बर्फ से सराबोर रोहतांग पास आज से सैलानियों के लिए खोल दिया गया है और सैलानी वहां पे जा रहे हैं और पूरी बर्फ में मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ के पर्यटन व्यवसायी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाले दिनों में मनाली में और सैलानियों का जमावड़ा लगेगा व उनका कारोबार चमकेगा। 2020 का वो साल जब कई बड़ी हस्तियों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसमें एक बड़ा नाम एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का भी है। दरअसल आज से ठीक 1 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उनके कई फैंस इसे हत्या करार देते हैं। बता दें, इस मामले में नेपोटिज्म और ड्रग्स समेत कई मामले सामने आए थे, लेकिन आज भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी फैंस के लिए अनसुलझी है। 18 जून से इंग्लैंड में भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन इससे 4 दिन पहले न्यूजीलैंड ने भारत की परेशानियों में इजाफा कर दिया है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को उसी की सरजमी पर हराकर श्रृंखला को 1-0 से अपने नाम कर लिया है। और कहीं ना कहीं ये जीत न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले से पहले आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला होना है, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को उसी की सरजमी पर टेस्ट हराकर भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। न्यूजीलैंड ने 1-0 से टेस्ट सीरीज पर कब्जा किया है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले मानसिक तौर पर भारतीय टीम के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि इंग्लैंड को उसी के घर में हराना है। कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के आत्मविश्वास को जरूर बढ़ावा देगा। तो बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला होना है। अब न्यूजीलैंड ने इससे पहले इंग्लैंड को उसी की सरजमी पर टेस्ट हराकर भारत के लिए खतरा पैदा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने 1-0 से टेस्ट सीरीज पर कब्जा किया है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले पूरे तरीके से मेंटली लेवल पर भारतीय टीम के लिए काफी बड़ा झटका इसे कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड को उसी के घर में डिफीट करना, हराना कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात जरूर होगी। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।